बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान विषय के 8वें अध्याय में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने वाले हैं दाब और बल के आपसी संबंध के बारे में। बल के बारे में अध्ययन हमने पहले ही 5वें अध्याय में कर लिया है। बल को हम फोर्स भी कहते हैं और हमने पढ़ा था कि बल एक प्रकार से धक्का या खिंचाव है। जब हम किसी भी वस्तु को ढकेलते हैं या खींचते हैं या ऊपर उठाते हैं तो हम बल आरोपित करते हैं, हम बल लगाते हैं, जिसके कारण जो है इनमें मूवमेंट हो पाता है। और आगे है दाब। दाब को हम अंग्रेजी में प्रेशर कहेंगे और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि दाब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पुस्तक में हमारे सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो एक खाट पर लेटा हुआ है और खाट पर लेटने के कारण यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो खाट का रस्सी है वो नीचे की ओर दब गया है। और फिर जब यही सेम व्यक्ति इस खाट पर खड़ा होता है तो हम देख पाते हैं कि इसकी जो रस्सी है खाट की वो कुछ ज़्यादा नीचे की ओर दब गई है, जबकि दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति समान है और उसके शरीर का भार भी समान है। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे जो है जो रस्सी है वो कम नीचे तक कम दबी है, जबकि यहाँ पे जो है रस्सी नीचे की ओर कुछ अधिक दब गई है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहली स्थिति में जो भार है शरीर का, है ना, वो पूरे क्षेत्रफल पर लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के रस्सी पे लग रहा है। लेकिन इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि पूरे शरीर का जो भार है वो पैरों पे आके टिका है और पैर जहाँ पे जिस रस्सी पे है वहीं पे आके पूरा शरीर का भार जो है एक ही ओर केंद्रित हो गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दाब है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है ना। यानी कि क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा और क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा। और स्टूडेंट्स, जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन और दाब का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दो इकाई मात्रक हैं, एक तो पास्कल आप कह सकते हैं और दूसरा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इस प्रकार दाब बराबर हो गया कुल लगता हुआ बल न्यूटन में डिवाइडेड बाई संपर्क क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स, इस अध्याय के जो मुख्य तथ्य होंगे हम केवल उन्हीं का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे और उसके बाद अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल हम करेंगे। आगे है दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण। तो हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसे क्रियाकलाप हैं जहाँ पे हम दाब का उपयोग करके चीज़ों को करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर खाना बनाने के लिए हमारे घरों में जो है प्रेशर कुकर का उपयोग होता है, जिसमें प्रेशर कुकर में हम भाप के दाब का इस्तेमाल करते हुए जो है खाना को जल्द यानी कि कम समय में बना लेते हैं। इसी प्रकार अनेक तरह के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सुई द्वारा दवा का प्रयोग, जैसे जो इंजेक्शन होता है उसकी जो नीडल होती है देखते हैं बहुत ही नुकीला होता है, ऐसा क्यों किया जाता है। या फिर हम जो घरों में जो सिलाई के लिए जो सुई इस्तेमाल की जाती है उसकी नोक जो है वो नुकीली होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो क्षेत्रफल है वो जितना कम होगा दाब उतना अधिक लगेगा। तो नुकीले होने के कारण जो है उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है और उसमें दाब बढ़ जाता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, जिससे जो है जो इंजेक्शन है वो आसानी से हमारे मांसपेशी में चली जाती है और इसी प्रकार सुई जो है कपड़े के अंदर आसानी से जो है इंटर करती है। इसके अलावा हमने देखा है कि जो कुली होते हैं, जो सामान ढोते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने सर के ऊपर में मुरेठा बांध लेते हैं या तख्ती डाल लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से उनके शरीर के ऊपर जो है क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे उनको कम भार का एहसास होता है। और अगर वो अपने सर पर पगड़ी या मुरेठा नहीं बांधते हैं तो जो सामान का जो भार है वो किसी मतलब कम क्षेत्रफल पर ही आरोपित होता है, जिससे जो है वो सामान उठाना उनके लिए कठिन होता है, भारी लगने लगता है, गड़ने लगता है।
एंड स्टूडेंट्स, दाब के जो व्यंजक है उसमें क्षेत्रफल कहाँ पे होता है? हर में होता है। क्षेत्रफल डिनोमिनेटर में होता है। क्षेत्रफल बढ़ाकर जो है दाब का मान घटाया जाता है। विपरीत अवस्था में यदि बल का मान बराबर हो तो संपर्क क्षेत्रफल घटाने पर दाब का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे कील या खूंटी के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होती है। जो कील होता है देखते हैं ठोकने के लिए ऊपर में जो है चौड़ा सा होता है, उसमें क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, जबकि उसकी जो नोक होती है वो काफ़ी नुकीली होती है, उसका क्षेत्रफल काफ़ी कम होता है। इसलिए वही बल जो है वो कील को तख्ते आदि में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देती है। और आगे हम जानते हैं कि द्रव तथा गैस जो है वो तरल पदार्थ कहलाते हैं। द्रव तथा गैस दोनों ही तरल पदार्थ में आते हैं क्योंकि दोनों का ही बहाव होता है। सबसे सामान्य द्रव जो है वो जल है। वायु, गैसों, धूलकण आदि के मिश्रण हैं। तरल पदार्थों का एक सामान्य गुण होता है कि वे बहते हैं। द्रव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहते हैं, जबकि गैसों का जो बहाव होता है वो सभी दिशाओं में होता है। द्रव यानी कि जो लिक्विड होता है वो जहाँ उसको ढाल मिलता है ऊपर से नीचे की ओर उसकी बहाव होती है, जबकि गैस जो है लीक होने पर वो सभी दिशाओं में क्या होते हैं? उसका फैलाव होता है। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया कि तरल पदार्थ सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करते हैं। ठोसों में दाब भार के कारण नीचे की ओर लगता है। ठोस में जो दाब है वो कहाँ लगता है? नीचे की ओर लगता है, जबकि द्रव जो है या तरल पदार्थ क्या करते हैं? सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्रियाकलाप के माध्यम से भी बताया गया है कि गेंद में क्या किया गया है? चारों ओर जो है छिद्र कर दिया गया है और फिर इसको पानी से भरे एक गिलास में या बर्तन में डुबाया गया है, जिससे जो है इसमें पानी भर गया है। और जब इसको बाहर निकालकर इस पर प्रेशर डालते हैं, इसको दबाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो चारों तरफ जो छिद्र हैं उससे पानी जो है चारों तरफ से निकलता है। इससे ये प्रूफ होता है कि तरल पदार्थों में दाब लगाने पर जो है वो सभी दिशाओं में उस पर दाब जो है लगता है। इस प्रकार हमने देखा कि ठोस पदार्थों में जो है जो दाब है वो नीचे की ओर लगता है, जबकि द्रव तथा गैसों में दाब जो है सभी दिशाओं में लगता है। तो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जल या द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाले धक्का को हम उत्प्लावन या बॉयंसी फोर्स कहते हैं। जब हम जल में किसी पदार्थ को डालते हैं तो वो क्या होता है? ऊपर की ओर उसको ढकेलता है। जैसे हम अगर पानी में अगर किसी बॉल को डालते हैं तो वो क्या होता है? उस पर तैरने लगता है। तो ये किस बल के कारण होता है? इस बल को हम उत्प्लावन बल या बॉयंसी फोर्स कहते हैं। जब हम एक पानी से भरे बाल्टी में मग को जो है उल्टा करके, मतलब उसके मुंह को नीचे करके अगर उसमें डुबोना चाहते हैं तो क्या होता है? उसमें हमको अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, अधिक दाब लगाना पड़ता है, क्योंकि बुयांसी फोर्स जो है उसे ऊपर की ओर ढकेलती है। जल के द्वारा जब ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जाता है तो इससे तैराकों को जल के ऊपर तैरने में सुविधा होती है। जलीय जीव भी इसी बल के कारण जल में तैरते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब द्रव या गैस में किसी पदार्थ को डुबोया जाता है तो इसके द्वारा डूबी हुई वस्तु पर एक ऊपर की ओर थ्रस्ट यानी कि धक्का आरोपित किया जाता है। यह घटना जो है उत्प्लावकता कहलाती है, बुयांसी कहलाती है। और आगे है वायु तथा वायुमंडलीय दाब। अभी तक हमने जल के बारे में पढ़ा और अब हम वायु के बारे में पढ़ते हैं। और वायुमंडल को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल क्या होता है? वायु हमारे चारों ओर है। वायु पृथ्वी को घेरे हुए है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के ऐसे आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर तक है। वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है और इसी कारण वायु भी क्या करती है? दाब डालती है। वायु दाब डालती है, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं कि आपको क्या करना है? एक टीन का बड़ा डब्बा या कंटेनर लेना है। इस टीन के कंटेनर का मुंह खोलकर उसमें थोड़ा जल भर देना है। जल भरे कंटेनर को इतना गर्म कीजिए कि कंटेनर के अंदर जलवाष्प द्वारा वायु बाहर निकल जाए।
अब कंटेनर के मुंह को ढक्कन से बंद कर दीजिए। कंटेनर को गर्म करना बंद कर दीजिए। बंद कंटेनर को आग से अलग हटाकर रखिए। इस पर कुछ ठंडा जल डालिए। ठंडा जल डालने पर कंटेनर के अंदर की जलवाष्प जो है वो संघनित होकर जल में बदल जाती है। जल के ऊपर वायु शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वायु तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। वायुमंडलीय दाब कंटेनर की दीवार पर दबाव डालने लगती है, जिससे कंटेनर कई स्थानों पर पिचक जाती है। और आगे है वायुमंडलीय दाब का परिमाण। एक 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 15 × 15 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड के भार के बराबर होता है। इस भार के नीचे हम दबकर चिपक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे या किसी प्राणी के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और यही बाहर के दाब को जो है निरस्त कर देता है। और इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने इस अध्याय में सीखा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल कहा जाता है। बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाने से दाब का मान घट जाता है, और क्षेत्रफल के कम होने से दाब का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो है नुकीली कील या तेज चाकू जिसके सिरे चौड़े होते हैं, नोक तथा धार पर दाब का मान बढ़ा देते हैं, जिससे वो जो है आसानी से कील ठोका जा सकता है, और जो चाकू होते हैं उससे चीज़ों को काटना आसान हो जाता है। बल पूर्ण धक्का है, जबकि दाब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है ना। और ठोसों में दाब का मान जो है वो नीचे की ओर होता है, जबकि तरल में दाब सभी दिशाओं में आरोपित होता है। स्टूडेंट्स, तरल पदार्थों के अंतर्गत जो है द्रव और गैस दोनों ही आते हैं, और तरल में जो दाब है वो सभी दिशाओं में आरोपित होता है। द्रव तथा गैस बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं, और वायुमंडल भी दबाव डालता है। पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान 100 किलो पास्कल होता है। एक वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने इस अध्याय में जो मुख्य बिंदुएं थे, जो खास पॉइंट थे, इसका अध्ययन कर लिया है। इसका डिटेल्स में अध्ययन करने के लिए आप सेल्फ स्टडी करें, लाइन बाय लाइन इस अध्याय को पढ़ लें, सो दैट कि आप इसे और बेहतर से समझ पाएँ। अब आते हैं इस अध्याय में दिए गए प्रश्नों का उत्तर हम जान लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल, तो इसका उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, तो ये दाब कहलाता है। तीसरा है तरल पदार्थ द्वारा ऊपरमुखी दाब, इसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, या उत्प्लावकता लिख सकते हैं आप। उसके बाद है वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, इसका उत्तर होगा उत्प्लावन बल। अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स वो है इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब, इसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है खाली स्थानों को भरिए। इसमें से पहला है ठोस द्वारा केवल खाली स्थान दिशा में दाब आरोपित किया जाता है, तो यहाँ पे होगा नीचे, इसमें आपको नीचे भर देना है। दूसरा है वायु द्वारा आरोपित दाब का मान खाली स्थान दिशा में होता है, तो वायु द्वारा सभी दिशाओं में जो है दाब आरोपित किया जाता है, तो यहाँ पे आपको सभी भर देना है। तीसरा में है द्रव द्वारा आरोपित दाब खाली स्थान दिशा में होता है, तो ये भी सभी दिशा में होता है। तरल पदार्थ होते हैं जो होते हैं जिसमें द्रव और गैस यानी कि वायु दोनों आते हैं, और ये दोनों ही क्या करते हैं, सभी दिशाओं में बल आरोपित करते हैं। चौथा नंबर में है दाब की इकाई खाली स्थान है, तो यहाँ पे आप पास्कल भी लिख सकते हैं, या नहीं तो पास्कल की जगह पे आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोनों ही इसका इकाई मात्रक है। अगला है जल की गहराई में दाब का मान खाली स्थान होता है, तो गहराई में दाब का मान क्या होता है, अधिक होता है। और तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सही या गलत का निशान लगाएं।
इसमें से पहला है ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स, ठोसों के द्वारा जो दाब है उसके केवल भार के कारण नहीं, उसके क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है ना, कि क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा दाब उतना कम लगेगा और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक लगेगा। तो ये जो है तथ्य गलत है। दूसरा है द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। तो ये बिल्कुल सही है, जितना गहराई में जाएंगे उत्प्लावन बल उतना ही अधिक होता है। तीसरा है वायु में भार होता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। और चौथा में है क्षेत्रफल का मान घटने पर, और चौथा में है क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है। तो ये गलत है। क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है बच्चों वो है बल एवं दाब में क्या अंतर होता है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि बल पूर्ण धक्का है, जबकि दाब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। दूसरा प्रश्न है आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं क्योंकि नुकीला बनाने से पिन के नोक का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे दाब अधिक लगता है और वह आसानी से कहीं भी प्रवेश कर जाता है। और अगला प्रश्न है आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम अपने सिर पर 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के वायु का भार ढो रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार 100 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसका उत्तर है क्योंकि ऊपर जाने पर वायु दाब घटता है, जिससे पूरा हवा हमारे फेफड़े में नहीं पहुंच पाता है, अतः सांस लेने में कठिनाई होती है। उसके बाद है पास्कल ने कैसे दर्शाया कि सभी द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। इसके उत्तर के लिए आप अपने पुस्तक के पेज नंबर 107 में जाएं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ये जो क्रियाकलाप दिया गया है ये आपको लिख देना है पूरा यहाँ से, कि एक कठोर रबड़ की गेंद लेते हैं, इसमें सुई की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र हर तरफ कर लेते हैं, इसे दबाकर इसके अंदर की वायु निकाल देते हैं। इसके बाद जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबोते हैं। गेंद से दाब हटाते ही जल छिद्रों के अंदर से चली जाती है। गेंद से दाब हटाते ही जल छिद्रों से अंदर चली जाती है। गेंद को जल से बाहर निकाल लेते हैं। गेंद के अंदर जल भर जाता है और अंगूष्ठा एवं तर्जनी के बीच गेंद को पकड़कर दबाने से सभी छिद्रों से जल बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दें तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। और जो अंतिम प्रश्न है वो कहता है कि आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका भी उत्तर आपको अपने पुस्तक के पेज नंबर 109 में जाना है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आपको ये लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने लिखा है 9 नंबर, यहाँ पे आप लिखेंगे किसी स्थान पर वायु दाब निकालने के लिए मैनोमीटर का उपयोग करेंगे। और उसके बाद आपको लिख देना है कि मैनोमीटर को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री एक यू आकार का गिलास, ट्यूब, एक प्लास्टिक की कीप, गुब्बारे का एक छोटा टुकड़ा, धागे का छोटा टुकड़ा, रबड़। और ये चित्र भी आप बना लें तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद जो है इसकी प्रक्रिया आपको लिख देनी है ना। इस तरह से आपको यहाँ से ले करके ये जो प्रक्रिया लिखी है आपको अगले पेज में यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, हो गया तक, यहाँ तक आपको लिख देना है, आपका उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस अध्याय में यहीं तक। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।